हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स का पेपर, ठीक है, जो कि आपका 2017 बैच वाला है। 2019 में ये पेपर आया था आपका 2017 बैच का, ठीक है। जो आपके सीनियर है उनके भी सीनियर 17 बैच का ये पेपर है। और दोस्तों आज इस पेपर को हम आज सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ बैक प्रशिक्षु की रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ सर मैथ्स का पेपर करा दीजिए, या फिर ऐसे भी बोला गया है कि प्रैक्टिस कराइए। तो आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आपने सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके वो वीडियोस आप देख सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं थर्ड सेमेस्टर की भी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या हम इसमें क्वेश्चंस लेके करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपको लिख के आता रहेगा, आप पढ़ते रहिए, मैं सॉल्व कराता रहूंगा। थोड़ा जल्दी पेपर सॉल्व करेंगे, ओके। जल्दी से जल्दी करने की इसको कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां हमारा देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है, लिख के आ रहा होगा, आप देखिए ध्यान से। a⁻7 मल्टीप्लाई a⁻−9। फाइनल में आपको पूछा गया है, मतलब कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो आपको बता दूं कि जब बेस इक्वल होते हैं, ये बेस बोला जाता है, ये पावर बोला जाता है। जब बेस इक्वल हो, एक जैसे बेस हो और गुणा हो रहा हो, क्या हो रहा हो, गुणा, तो घातें जुड़ जाती हैं। मतलब कि 7 + -9 घातें इस प्रकार आपकी जुड़ जाएंगी। बेस एक बार लिख लिया, इस पे घातें जुड़ गई, तो देखिए क्या हो गया, a⁻7 -9 a⁻−2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट है। ओके फ्रेंड, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों के लिए आ रहा होगा, आप देखिए वहां पे लिखा होगा क्या क्वेश्चन है हमारा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहा हूं मैं आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, जितना जल्दी हो सके पेपर सॉल्व करो। AQ - BQ अपॉन A² + AB + B²। देखिए दोस्तों अगर ध्यान से आप देखें तो ऊपर वाले में फॉर्मूला बन रहा है, ये AQ - BQ क्या होता है, यहां मैं थोड़ा सही से लिख दूं, A - B, एक ब्रैकेट में, दूसरे में A² + AB + B²। ये दोस्तों होता है इसका फॉर्मूला। इसको विस्तार रूप में ऐसे लिखा जाता है, बटे में क्या है आपका A² + AB + B²। यहां देखिए दोस्तों हमने इसको लगा लिया ब्रैकेट में, ये पूरी चीज कैंसिल हो गई, आपका बचा कितना, A - B। ये आपका आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, ठीक है। जैसे जैसे सॉल्व होंगे मैं आपको करा रहा हूं, जिस प्रकार आप इनको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आपको अगर थोड़ा सा लग रहा है कि फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो को रिवाइंड करने के बाद। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 7/20। देखिए क्वेश्चन तो लिख के आ रहा है, उसमें आपको साफ दिख रहा होगा, लिखा है भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें भाई 100 का गुणा सीधा मार दो, 20 × 5 = 100, 5 × 7 = 35% हो गया। कितना आंसर हो गया, 35%। जब भी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, सपोज कीजिए एक भिन्न है 1/2, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा मारो, 50%, लास्ट में चिन्ह आ जाएगा प्रतिशत का। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे करेंगे आप इन प्रश्नों को। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, समुच्चय का प्रश्न है। देखिए सेट्स, समुच्चय क्या प्रश्न है हमारा, पूरा लिखा होगा, आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन। इसमें जो दिया गया है मैं वो लिख लेता हूं। A = दिया गया है 4, 6, 7 और B = दिया गया है 3, 5, 6। पूछा आपसे गया है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन अवयव। तो A इंटरसेक्शन B जब आप निकालेंगे तो आपको केवल दोनों में जो कॉमन अवयव हैं वही लिखने हैं। क्या लिखने हैं, कॉमन अवयव लिखने हैं। कॉमन अवयव कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है भाई, 6। क्या है, 6। यानी A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट होगा 6। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। यहाँ पर देखिए कितना आसानी से कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए 6 और केवल इन दोनों में कौन सा कॉमन है, A इंटरसेक्शन B, मतलब दोनों का कॉमन अवयव। कॉमन अवयव कौन सा है आपका, 6 है। कितना आसानी से कर दिया हमने। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन आपका लिखा है 1 वर्ग मीटर बराबर होता है, 1 वर्ग मीटर, 1 स्क्वायर मीटर
क्या पूछा जा रहा है, एक स्क्वायर मीटर, एक वर्ग मीटर कितना के बराबर होता है। देखिए ऑप्शन भी आपके ऑप्शन सेंटीमीटर के रूप में है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है ना कि एक मीटर, देखिए बहुत इजी बताता हूं, एक मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, ये चीज आपको पता है। अगर हम दोनों तरफ का वर्ग कर दें, दोनों तरफ का वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, एक का वर्ग और मीटर का वर्ग हो गया स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, जैसे लिखना चाहें आप, इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर और यहां सेंटीमीटर का हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए एक का वर्ग एक, तो एक स्क्वायर मीटर में 100 का वर्ग 10,000, 4 जीरो आएंगी, गुणा कर लो, आप खुद कर लो, 100 का गुणा 100 में कर लो, 10,000 ही आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए कितनी इजी तरीके से हमने इसको एक अच्छे से एक फॉर्मूले के रूप में यहाँ पे डेवलप कर लिया है कि एक स्क्वायर मीटर में 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन आपका 3 यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। एक वर्ग मीटर बराबर होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या प्रश्न है देखेंगे थोड़ा सा कायदे से। अति लघु की तरफ आ गए हम। वाहक चेक, भाई वाहक चेक क्या होता है, वाहक चेक आपने पढ़े होंगे। चेक 3 तरीके के होते हैं। चेक हमारे, जैक लिख दिया होता भाई चेक की जगह। चेक आपके 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, मैं बता देता हूं अगर आपने नहीं पढ़े हैं। एक वाहक चेक, वाहक या इसी को हम बोलते हैं धारक। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा आपको, देखना कितना आसानी से आपका हो जाए कंप्लीट। वाहक, धारक या इसी को हम याद करके बोलते हैं बियरर, बियरर चेक। देखना तीनों चीजें एक ही हैं, किसी भी तरीके से आप यही लिखेंगे जो मैं बताऊं। वाहक चेक आपका क्या होता है कि देखिए जैसे आपने चेक बुक होती है ना, एक चेक बुक कैसी बनती है, अकाउंट नंबर आपका ऑलरेडी पड़ा होता है उस पर, आपने क्या किया, साइन कर दिया, आपने साइन कर दिया, केवल रुपए भर दिए, इतना अमाउंट है, साइन दे दिया। भाई कोई भी जाके निकाल सकता है, आपका साइन होना चाहिए, खाता धारक का साइन होना चाहिए उस पर। सीधा सीधा डेफिनेशन क्या होगी कि वाहक चेक एक ऐसा चेक होता है जिसको धारक यानी खाता धारक या कोई अन्य व्यक्ति भी बैंक से अदा करवा सकता है, लेकिन उस पर खाता धारक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका होता है चेक में, चलिए 2 चेक यहां पे समझ लेते हैं अलग अलग। दूसरा आपका चेक होता है आदेशित चेक, आदेशित, आदेशित चेक। ठीक है, और तीसरा आपका होता है रेखांकित चेक, रेखांकित चेक। देखिए क्या है, ये कुछ नहीं है, बस आप यहां ध्यान से देखें तो आदेशित चेक मतलब होता है आपने लिख दिया टू दिस अकाउंट या दिस पर्सन। ठीक है, टू दिस अकाउंट लिखा जाता है एक्चुअल में। देखिए आदेशित चेक में क्या है कि आपको बस दे देना, उसमें लिख देना है कि किसको पे करना है, किसको, किस व्यक्ति को पे करना है। सीधा सीधा मतलब हुआ कि आदेशित चेक में आपने ऑर्डर दे दिया कि इस व्यक्ति को चेक करना है। चेक पे क्या किया जाता है कि जिसको पे करना होता है उसका नाम लिख देते हैं, जिसको पे करना होता है उसका नाम। ठीक है, जैसे अगर खुद के लिए अदा करवाना है तो टू सेल्फ ऐसे करके लिखा जाता है। अब रेखांकित अगर चेक की बात करें तो ये किसी भी फर्म को पे किया जाता है। जैसे आपका चेक बना रहता है ऐसे करके, चेक के आप यहाँ पे 2 लाइनें लगा के लिख देते हैं टू, कोई भी फर्म हो, कोई कंपनी हो। ठीक है, कंपनी को आपको पे करना है तो रेखांकित चेक के द्वारा किया जाता है, टू दिस फर्म, टू दिस फर्म, टू दिस कंपनी, दैट्स वाई, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये आपके चेक हो गए। ज्यादातर वाहक चेक आता है, तो आप देख लीजिए वाहक चेक क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, भाई ये चेक वाला जरूर याद रखना, आप कहीं से भी आप जैसे आपके पास बुक है उसमें से पढ़ लेना, चेक में से एक क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। देखिए अगला 7th नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण त्रिभुज है, बना लिया भाई, ऐसे ही तो होगा। समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 और 6 सेंटीमीटर है, एक 4 है एक 6 है। भाई समकोण यही 2 तो भुजाएं बना रही है, समकोण मतलब होता है 90 अंश का कोण, यही 2 भुजाएं तो 90 अंश का कोण बना रही हैं, और यूनिट इनकी है सेंटीमीटर्स। ठीक है, यूनिट याद रखेंगे आप, सेंटीमीटर। आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज में भाई आपने पढ़ा होगा, ये होता है आधार और ये है ऊंचाई, लंब या ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार
बेस इंटू हाइट, 1/2, बेस हमारा 6, हाइट हमारी 4, इससे काटा 3, बराबर में आया 4 तिया 12 वर्ग, क्या बना दिया, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इंग्लिश हिंदी कभी कभी मिक्स हो जाती है, आप याद रखेंगे। स्क्वायर सेंटीमीटर, लो पूरा क्लियर कर देता हूँ, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आप सही है, स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आएगा 6 चौके 24, आधा काट दिया 12 बचा। फॉर्मूला आपके सामने है, क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है मैंने, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपसे कहा गया है 9x 12/16, ये किसमें है, समानुपात में। तो x का मान बताइए। ये क्वेश्चन तो मैं सेकंड सेमेस्टर वालों को भी करा चुका हूं। अगर ये नंबर समानुपात में है, अगर ये नंबर समानुपात में है तो सिंपल सी बात है कि ये कंडीशन फॉलो करेंगे कि मध्य पदों का गुणनफल, पहले इनको लिख लेते हैं समानुपात में, ऐसे ही तो होंगे। अगर समानुपात में है तो ऐसे लिखा जाएगा, और अगर समानुपात में है तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए बाह्य पदों के गुणनफल के। मध्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए बाह्य पदों के गुणनफल के, तभी तो नंबर समानुपात में होते हैं। यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया है कि ये समानुपात में है, तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर फॉलो होनी चाहिए तो यहाँ से हमें आंसर भी मिल जाएगा। x बराबर 12 यहाँ गुणा में, यहाँ आ गया आपका भाग में, लीजिए। तो हमारा निकल के आया 6 दूनी 12, 9/2। आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको लिख सकते हैं 4.5। 4.5 ही तो 9/2 होगा, 9 का आधा 4.5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7 क्वेश्चन हमने कर लिए, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां, ये भी लिख के आ रहा होगा। अरे भाई सॉरी, 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 9वां देखेंगे। वो पिछले क्वेश्चन पे अंक बदलना भूल गया मैं, वो 7वां क्वेश्चन था, सॉरी 8वां क्वेश्चन था। गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड भाई आप सब लोग कर लेते होंगे, x² + 3x - 10। भाई देखो एक चीज बताऊं, गुणनखंड करते समय आपका 10 के साथ जो चिन्ह है, मतलब लास्ट वाले डिजिट के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें x नहीं है, उसके साथ जो चिन्ह होता है उससे डिसाइड हो जाता है कि जुड़ के आएगा कि घट के आएगा। तो आपको 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनमें घट के 3 आएगा, घट के 3 आएगा क्योंकि माइनस लगा है। तो 5 दूनी 10 होता है भैया, और 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, 3 आता है। गुणनखंड मिल गई ना। 5 और 2 ऐसे गुणनखंड हैं 10 के जिनमें को घटाने पर 3 आ जाता है आपस में। प्लस 3 को लिखेंगे 5 - 2, x है प्लस 10, ये हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। अब गुणनखंड करने आने चाहिए आपको बस। देखिए 3 को हमने लिख लिया 5 - 2, इसके गुणनखंड के रूप में हमेशा x²। देखिए क्या होता है कि अगर आपने गुणनखंड नहीं पढ़े हैं तो मैंने सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा रखे हैं, उस पर एक वीडियो बनाई है, आप जाके देखिए। चैप्टर का नाम है, आपको अभी वीडियो मिल जाएगी, आपके पास पेपर में टाइम भी है अभी। आपका चैप्टर का नाम है व्यंजकों का गुणनफल। इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, सेकंड सेमेस्टर की प्ले लिस्ट में जाके आप देख लेना, जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग, कि कैसे हम गुणनखंड करेंगे। इसके फैक्टर करने होते हैं, लेकिन कब, इसमें गुणा करने के बाद, वो भाई पूरी चीज आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, इसके गुणनखंड के रूप में इसको लिख लिया 3 को, 5 - 2, x का अंदर गुणा कर दो तो 5x, माइनस है 2x हो जाएगा प्लस 10। यहां से x कॉमन, अंदर बचा x + 5, यहां भी x + 5 ही आना चाहिए लास्ट के 2 पदों से, तो -2 कॉमन। देख लीजिए माइनस निकल आया, कुछ गड़बड़, यस ये माइनस चिन्ह था। देख लीजिए जब दोनों माइनस निकल आए तो आपका दोनों नंबर प्लस में अंदर बच गए। -2 निकला, यहाँ केवल x बचा, यहाँ -2 निकला तो प्लस का 5 बच गया। ओके, x + 5 कॉमन, x - 2 यहां बचा है। ये आपके गुणनखंड हो गए। कितना सिंपल था, कितना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आपको पता होंगे आपके साथी कौन कौन मैथ्स की वीडियो की तलाश में है, किन किन को मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरी वीडियो से समझ सकते हैं तो आपका भी भला हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। लिखा है 6 मीटर लंबाई 2.5। देखिए मैंने क्या बोला, 6 मीटर लंबाई। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है
दशमलव के बाद जीरो ही तो है, तो ये केवल 6 मीटर पड़ा जाएगा। 6 मीटर लंबाई ये, चौड़ाई ये, आयतन निकालना है भाई। देखिए क्या है भाई, लंबाई 6.0 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, मोटाई यानी कि ऊंचाई बोल सकते हैं आप उसको 15 सेंटीमीटर। भाई गड़बड़ हो गया? गड़बड़ नहीं हुआ है, लेकिन आपको यूनिट एक जैसी रखनी है। ऊपर की यूनिट क्या है? ऊपर की यूनिट क्या है? मीटर है। नीचे वाली ऊंचाई की यूनिट सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो आएगा 0.15। 100 से भाग हो जाता है, एकदम सिंपल। अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर होती है छोटी यूनिट और मीटर होती है बड़ी यूनिट, तो उसमें 100 से भाग हो जाएगा। 100 से भाग जब आप इसमें करोगे तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, सिंपल, ये आ गया मीटर। आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, देख लीजिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब भाई मैंने, आप ये कहेंगे कि सर उसमें दिया गया था कि 2.5 मीटर ऊंची है, तो चलो इसको ऊंचाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, करना सबका गुणा ही है। ठीक है, ये ले लीजिए, ये चौड़ाई है वो ऊंचाई है, कर लेते हैं गुणा। 6 गुणा, भाई ये जीरो कोई वैल्यू नहीं है इसकी, ये केवल 6 लिखो, आपका 0.15 इंटू 2.5, इन सब का गुणा करें अगर हम तो देखेंगे 25 छिक्का होता है 150, एक अंक बाद दशमलव 0.15। अब देखिए यहाँ पे 15 का गुणा करना है और दशमलव उस हिसाब से आपको लगा देना है। यहाँ दशमलव लगाए, इसके बाद जीरो है तो ये आप हटा सकते हैं, ये कुछ वैल्यू नहीं, केवल 15 है। 25 छिक्का 150 यानी 2.5 छिक्का 15 हो गया, 2.5 छिंग 15, ये 2.5 लिखा है, 2.5, 2.5 छिंग 15, 15 होता है 225, 225, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये आपका आ गया आयतन। मीटर में निकाला था तो मीटर की घात 3, आयतन है तो मीटर क्यूब। ठीक है ना, 2.25 मीटर क्यूब आयतन आ गया निकल कर। चलिए ये तो सवाल हो गया 10वां। अगला सवाल देखते हैं 11वां। 11वां हमारा सवाल है दोस्तों कि 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। आप सीधा सीधा आंसर में लिखेंगे, यहां से करना शुरू करते हैं। माना x का गुणा करें, x का गुणा करें, ठीक है, लिख लिया हमने, तो वही कर दीजिए, कितना है 9 सही 4/5, 9 सही 4/5 गुणा कर दिया x का, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? गुणनफल आपका आ गया 42। लीजिए आ गया गुणनफल 42। तो ऐसे बनाना था इसको, बस 9 पंचे या 5 निम 45, 45 और 4 49। देखिए 5 निम 45 और ये जुड़ जाता है 45 4 49/5 गुणा x बराबर 42। तो x बराबर क्या निकला आपका? ये 5 इधर भाग में है, उधर गुणा में, 42 के गुणा में चला जाएगा, नंबर पलट जाएगा, ये समझिए 49 नीचे आ जाएगा। क्या क्या कट रहा है? 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, यहां निकल के आया 6 पंचे 30, ऊपर देखिए 6 और 5 बचा है, 6 पंचे 30/7। इसको और आगे क्या लिख सकते हैं? भाग करके सही बटा के रूप में जब आप लिखेंगे, आप भाग कैसे करेंगे? 30 में 7 का, 7 चौके 28, ठीक है, 2 बचा। अब आपका देखिए क्या होता है, सही बटा के रूप में जब लिखा जाता है तो जितनी बार भाग जाता है वो यहां आ जाता है, जिससे भाग दे रहे हैं वो यहां, और जो रिमाइंडर आया है, जो शेषफल आया है, शेषफल यही तो होता है, तो ये आपका यहां लिखा जाता है। तो ये आपका आ गया आंसर, यानी 9 सही 4/5 में आपको 4 सही 2/7 का गुणा करना है, 42 आ जाएगा। आप खुद देख लो, 9 सही 4/5 का मतलब क्या हुआ? 49/5 गुणा 7 चौके 28 और 2 30, 30/7 आपका 42 आना चाहिए। इसको कैलकुलेट करके इसमें इसका गुणा करके 42 आना चाहिए। तो देखो 5 छिक्का 30, 7 सत्ते 49, 7 छिंग 42, आंसर करेक्ट है। ठीक है ना, आंसर को चेक करना भी हमें यहाँ से सीख सकते हैं, बड़ी आसानी से सीख जाते हैं जब भी हमें आंसर निकालना होता है अपना। और एग्जाम में हमें कोई ये भी नहीं बताता है कि भाई आंसर सही है कि गलत है, तो आप वहीं तुरंत के तुरंत, अगर आपको अच्छी कैलकुलेशन आती है, आप जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ऐसे करके आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। पीछे जो रफ वर्क लिखते हैं ना, आप मैथ्स में एक रफ वर्क करते हैं ना, गुणा भाग के लिए रफ कार्य काट देते हैं, फिर उसको बाद में उसी पे आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं।
तो आप कोशिश किया कीजिए मैथ का पेपर थोड़ा सा जल्दी और सॉल्व कर लें हम, ठीक है, ताकि आंसर भी सारे चेक कर लें, गलत ना हो। चलिए दोस्तों देखिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे लघु क्वेश्चन हमारा है 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन दिया गया है आपका, मूलधन, आप मूलधन को P लिखते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। मूलधन P बराबर आपको दिया गया है 1000 रुपए, वार्षिक दर R होती है, बराबर दिया गया है 10%, प्रतिशत है सॉरी, और समय 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष। फॉर्मूले में टाइम को कभी कभी एन भी लिख देते हैं, ठीक है, एन। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मिश्र धन निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, एक्चुअल में क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज निकालने से पहले फॉर्मूले में सीधा सीधा मिश्र धन निकलता है, ए क्या होता है मिश्र धन, ए बराबर P गुणा 1 प्लस R बटे 100 इंटू टी, मतलब इंटू नहीं, पावर टी। तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, आपका ए मिल जाएगा। तो क्या हो गया 1000, P क्या है 1000 गुणा 1 प्लस R कितना है 10 बटे 100, घात कितनी लगाएंगे, समय t कितना है 2। इसको और सॉल्व करें अगर हम, तो a बराबर हमारा निकलेगा 1000, ये कट गया 10 दाई 100, 10 ये बचा अंदर 1 बटे 10 घात 2। हमारे पास आया 1000 a बराबर 1000 गुणा 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटे 10 की घात 2। यहां से क्या निकला 1000 गुणा 11 बटे 10, 11 बटे 10 घात 2 थी, खोल दिया, देखिए 2 0 ये कट गई, बचा क्या 10 गुणा 11 यानी 11 का वर्ग होता है 121, आप गुणा भी कर सकते हैं, बचा आपका 121 और लास्ट में 1 0 आ जाएगी 10 से गुणा करेंगे तो ये तो निकला आपका ए एक्चुअल में होता क्या है, मूलधन, ये ब्याज नहीं है, इसमें ब्याज मिक्स है, सॉरी ए मूलधन नहीं होता है, मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन मतलब मिश्रित धन, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ आया है। तो यहां से हम अगर ब्याज निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज अगर निकालें इसको बोलते हैं CI, चक्रवृद्धि ब्याज, CI बराबर A माइनस P, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, 1210 में से 1000 माइनस कर दो, ये रुपए में था, ठीक है, यहां रुपए था ना, तो ये आपका आ गया 210 रुपए, 210 रुपए। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूले में रखा है और कैलकुलेट किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। देखिए दोस्तों 13th क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन करेंगे हम, मुझे तो आपको सारे क्वेश्चन ही कराने हैं। एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दिया गया है आपको, लंबाई ये L है, लंबाई लेंथ, लंबाई फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई, इसी हिसाब से अनुपात लिखना है आपको, 4:5:6, ठीक है। देखिए जब भी अनुपात दिया जाए आप किसी एक कॉमन नंबर से तीनों में गुणा कर दो और तीनों की अलग अलग माप लिख सकते हैं, यानी यहां से L लिख सकते हैं, इसमें x का गुणा कर दो तो 4x आपकी L लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई आपकी हो जाएगी 5x, x ले लो सबके साथ या आप a ले लो सबके साथ अलग अलग, तो इनको अनुपात में हटा सकते हैं, अनुपात से हटा के सीधा सीधा वैल्यू ले सकते हैं। ये अभी बराबर नहीं है, अभी ये अनुपात में, अगर इनको बराबर में लेना है यानी L बराबर लेना है तो आपका L का 4 है, तो इसमें x का गुणा करके लिख लो, गुणा, अरे सॉरी गुणा नहीं, यहाँ पे अब बचा आपका h बराबर 6x। तो हमारी अलग अलग वैल्यू आ गई, अब हम कुछ करके इसमें सॉल्व करके x का मान निकाल के रख देंगे, तीनों चीजें मिल जाएंगी। यही पूछी गई है, घनाभ की माप है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई याद कीजिए, उसका आयतन दिया गया है आपको, आयतन मतलब v, वॉल्यूम, आयतन दिया गया 960 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, यूनिट विशेष ध्यान दें आप, सेंटीमीटर यूनिट रहेगी हमारी। तो यहां देखिए दोस्तों आयतन आखिर में होता क्या है, आयतन आपका क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन आपको दिया गया है 960 और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की वैल्यू ये है 4x गुणा 5x गुणा 6x, ठीक है। 960 बराबर 4 पंचे 20 छिंग, देखिए ऐसे कर लीजिए, 4 5 6 पंचे 30 चौके 120, 120 x 1 2 3 x का 3 बार गुणा x की घात 3, ठीक है। हमारा निकला 120 x क्यूब बराबर 960,
एक्स क्यूब बराबर 120 गुणा में इधर भाग में 960 बटे 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, एक्स क्यूब बराबर 8। अब यहां से आपको क्यूब हटाना है, घात 3 मतलब क्यूब, एक्स का घन 8। तो कितने का घन 8 होता है, ऐसे आप सोच भी सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहां से हटाइए, इस पे लगाइए क्यूब रूट, घनमूल का चिन्ह, यहां से घन हटा, दूसरी तरफ घनमूल का चिन्ह लग गया, घनमूल के अंदर 8, एक्स बराबर 8 के गुणनखंड काटेंगे तो 8 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, अब घनमूल है तो 3 का एक जोड़ा बाहर आएगा, एक्स बराबर 2। ये यहां मैंने आपको घनमूल भी सिखा दिया इसी में कि 8 का घनमूल निकालोगे तो 8 के गुणनखंड करोगे, और एक जैसे गुणनखंड के 3 मतलब आप 3 गुणनखंडों को लेकर एक जोड़ा बनाएंगे और उसमें से बाहर ले लेंगे। तो x बराबर आपका 2 आया। आपसे पूछा गया था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो आप सबके मान निकाल सकते हैं। यहां पर x की जगह 2 लिख के मतलब x का गुणा है, इसमें x का इसमें गुणा है, ऐसा नहीं कि आप 42 कर दो इसको। ये 4x का मतलब हुआ 4 मल्टीप्लाई x, ऐसा नहीं है कि आप इसमें जब 2 रखो तो यहाँ 2 लिख दो 42 हो गया, भाई ये बिल्कुल गलत है, इतना तो सीखना होगा आपको। ये 4x है तो x निकला 2, 4 दूनी 8, b बराबर ये x निकला 2, इसमें 2 का गुणा करो, 5 दूनी 10, h बराबर 6 दूनी 12, ये सब सेंटीमीटर में आएंगी, क्यों आपका आयतन क्या था, सेंटीमीटर में। ऐसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आइए मेरे प्यारे महानुभव दोस्तों, आपको बहुत अच्छा अनुभव है जिंदगी का। करते हैं 14वां प्रश्न। तैयारी ठोस होनी चाहिए एग्जाम की, तभी मजा आता है पेपर देने में। तो आपका गुणनखंड निकालना है एक्स स्क्वायर -1 -2 बाई -y स्क्वायर। इजी टू यूज मेथड, क्या करेंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे। पहले तो कैसे बनाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस कॉमन ले लें तो सब में माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस बचेगा। ठीक है, उस वाले को थोड़ा और तरीके से लिखो, कैसे, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब मैं आपको अलग दिखाता हूं ये चीज क्या लिखी है, अलग करके दिखाता हूं, ठीक है ना। थोड़ा आपको दिमाग का प्रयोग करना है, आपको सोचना है कि ये चीज क्या लिखी है। क्या लिखी है, देखो लिखा क्या है, y स्क्वायर प्लस 2x 2y प्लस 1, ऐसा ही लिखा है ना। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, y का स्क्वायर, इधर क्या लिखा है प्लस 1 का स्क्वायर ही तो 1 होता है, और बीच में क्या लिखा है 2 इंटू वाई इंटू 1, देखिए यही आएगा, y का स्क्वायर, y स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू वाई मतलब 2y हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया। तो इस चीज को ऐसे लिख के देख सकते हैं हम, ये क्या बन रही है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रही है। a की जगह बाई है, b की जगह 1 है, बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख लो खोल के, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला पद बीच में, 2 इंटू बाई इंटू 1 क्या आ जाएगा 2y, 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2 और बाई का कर दिया गुणा तो 2y हो गया। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा है, बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आप अगर देखें तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, पूरा दोनों पे ऊपर स्क्वायर लगा है, तो ये पूरा बी स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर का नंबर, और ये ए स्क्वायर है। तो एक ब्रैकेट में जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 1 और दूसरे में घटेंगे एक्स, अब देखिए घटेंगे मतलब यहां से घटना शुरू, माइनस लगाएंगे, तो जब आप माइनस लगाओगे तो क्या ये अंदर वाला चिन्ह नहीं इसका बदलेगा, ये y माइनस में हो जाएगा और माइनस से ये वाला 1 भी माइनस में हो जाएगा। तो ये आपके गुणनखंड निकल के आएंगे, इसके गुणनखंड ये निकल के आएंगे। बहुत अच्छा तरीका है, आप देखिए बहुत अच्छे से बताया मैंने आपको। यहां अगर आप नहीं समझ पाए कि माइनस क्यों आएगा तो इस ब्रैकेट को देखिए, मैं अलग करके दिखा देता हूं कैसे करेंगे। देखो माइनस लगाओगे, माइनस के बाद हमें क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर y प्लस 1, यही तो लिखना है, ठीक है। तो आप देखिए एक बात सोच सकते हैं कि प्लस से कभी चिन्ह नहीं बदलता, ये आप दिमाग में डाल लीजिए, एक कंसेप्ट बना लीजिए, प्लस लगाया कहीं उससे कभी चिन्ह नहीं बदलता, चिन्ह बदलता है माइनस से। तो ये क्या हो गया, ये तो यही रहेगा, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो गया एक्स, माइनस से अंदर जब गुणा करेंगे तो माइनस वाई और माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक 3 बार बोला है मैंने, आप समझ गए होंगे, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, ये ऐसे आ जाएगा। आप समझ गए ना, अब तो क्लियर हुआ, ठीक है।
चलो अगला सवाल देखते हैं भैया, करेंगे थोड़ा ताता थैया। देखिए ये सवाल बहुत जल्दी हो सकते हैं, मैं आपको बस समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है धीरे धीरे, और वीडियो लंबी हो जाती है, तभी तो 1 घंटा दिया जाता है। पेपर भी उसी हिसाब से सेट होता है कि 1 घंटे में क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी कभी आधे घंटे में भी हो जाते हैं, इतने ईजी सवाल आते हैं। 15वां सवाल, एक व्रत में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। आप व्रत बनाएंगे, ये केंद्र हो गया, ये 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है हमारी, यहां से यहां तक पूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। आप इसको नाम दे दो AB, ठीक है। जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, इस जीवा की केंद्र से दूरी, तो हमेशा लंबवत दूरी निकाली जाती है, सीधी लंब गिराती हुई 90 अंश का कोण बनाती हुई। ये दूरी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर हो गया, यहां सेंटीमीटर था, ठीक है। अब आपको एक मैं बता दूं बात की, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, मतलब त्रिज्या, यही तो त्रिज्या होगी, ये OA। देखिए आपको मैं बता दूं कि जब भी किसी जीवा पर आप केंद्र से लंब डालते हैं तो वो जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देता है। यहां पे अगर आप एक पॉइंट ले लें M, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से आप आराम से देख सकते हैं कि 2 बराबर भाग कौन से हो गए। आपको दिया है AB बराबर 10 सेंटीमीटर, देखिए दिया, AB लिखा नहीं है, ये हमने चित्र बना लिया, अब हम इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 10 सेंटीमीटर दी गई है जीवा AB, और आपको OA निकालना है, आपको OM दिया गया है, OM कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर। अब आप देखिए अगर हम AM निकालें, AM इतना, तो ये पूरे का आधा होगा। जब लंब गिराते हैं जीवा पर केंद्र से, तो ये उसको 2 भागों में बांट देता है, बराबर 2 भागों में, तो ये भाग इसके बराबर, यानी 10 का आधा, 1/2 AB, मतलब 1/2 गुणा 10, यह आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपको पता चल गया कि AM हमारा 5 है। अब अगर आप यहां पे देखें अलग बना के अंदर इतने वाले त्रिभुज को, ये 12, ये 5, ये 90 अंश का कोण, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, क्या हो जाएगा, AO निकालना है तो AO का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ठीक है। AO का वर्ग बराबर 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, कुल मिला के हमारे पास आएगा, देखिए AO का स्क्वायर बराबर 169। तो AO बराबर, जैसा पिछले क्वेश्चन में अभी क्या था, एक क्वेश्चन में इधर स्क्वायर लगाया तो उधर क्या लग जाएगा, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर वर्गमूल लगेगा, अब वर्गमूल लगेगा, अब उस टाइम घनमूल लगा था, तो AO बराबर आपका 169 का वर्गमूल 13, तो ये हमारी 13 सेंटीमीटर निकलेगी। AO क्या है, त्रिज्या है, AO क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसे करेंगे, बहुत अच्छे से समझाया है भाई, दे सकते हैं आप एक बार और इसको समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आप खुद देखिए इसको, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी दोस्तों, अब देखते हैं 16वां सवाल, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य निकालने का वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, लेकिन जब आपको आंकड़े एक क्रम में दिए जाएं, एक निश्चित क्रम में, जैसे 1 से 20 तक की सम संख्याएं हैं, तो क्या होंगी 1 से 20 तक की सम संख्याएं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। एक बार हम देख लेते हैं इसको और, कि 2 के बाद 4 सम है, फिर 6 सम है, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक, क्लियर। ये हमारे आंकड़े हो गए, यही लिखे हैं 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याएं, तो ये हो गई। अब आपको इनका समांतर माध्य निकालना है, तो पहला तो तरीका ये है कि आप लिखेंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग, यानी सबको जोड़ेंगे, बटे पदों की संख्या, यानी पद कितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे। दूसरा तरीका यह है समांतर माध्य निकालने का, समांतर माध्य, और यह तरीका कब काम करता है, जब आपको आंकड़े एक क्रम में दिए जाएं। ये देखिए एक क्रम में है, एक क्रम है, मतलब कि सबके बीच में 2 2 का अंतर है कि नहीं, सबके बीच में 2 2 का अंतर है, ये एक क्रम बन रहा है।
तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कीजिए, समांतर माध्य जब निकालें तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, 2 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 22/2, 11 आ गया आंसर। समांतर माध्य कितना है, 11 है। 22/2 तो हमारा क्या आएगा, 11 इसका समांतर माध्य होगा। हाँ, ये मैंने क्या बताया, आप कैसे कर सकते हैं कि पदों का योग, दूसरा तरीका भी समझा देता हूं आपको। देखिए पदों का योग करेंगे तो 2 4 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और आपका 12 42 हो गया। 42 और 14 जोड़ेंगे तो 42 और 14 आपका हो जाएगा 42 और 56 हो गया। 56 और 16 जोड़ेंगे तो 56 और 16 आपका हो जाएगा 72, 72 और 18 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 90, 90 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110। यानी पदों का योग आएगा 110। फॉर्मूला क्या बनता है, देखो पदों का योग, समांतर माध्य अर्थमेटिकल मीन इज इक्वल टू पदों का योग, पदों का योग। मेन फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला ये वाला है। जब आपको आंकड़े व्यवस्थित क्रम में ना दिए गए हो, कैसे भी लिखे हो कचापच उल्टा सीधा, ठीक है, सबको जोड़ो और जितने आंकड़े हैं उससे डिवाइड कर दो। पदों का योग बटे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, ठीक है। हमने जोड़ा पदों को, अभी आपके सामने जोड़ा, 110 निकला था। पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 11/1 का मतलब 11। देखिए यहां भी आंसर यही आया था, इससे भी आंसर उतना ही आया है, ठीक है। तो ये एक क्रम में आंकड़े दिए जाएं तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो। एक क्रम मतलब क्या हो गया, आपसे क्या दिया गया, पहली 10 संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। तो पहली 10 मतलब 1 2 3 4 10 तक करोगे तो आप क्या करो, सीधा 1 को 10 से जोड़ो, क्रम ही तो है, सबके बीच में एक एक का अंतर है, एक क्रम में आ रही है सारी संख्याएं। सीधा 1 और लास्ट यानी 10 को जोड़ो, 10 और 1 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5, ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। ये तरीका हो गया एक क्वेश्चन को करने का। भाई आप अगर क्वेश्चन करेंगे नहीं खुद से तभी तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। देखिए क्या है कि अब आपका 4th सेमेस्टर का, भाई मुझे नहीं पता कि ये प्रमोट का क्या सीन चल रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आगे जब मैं 3rd सेमेस्टर, अब जो 2nd में है उनको जब मैं 3rd सेमेस्टर पढ़ाऊंगा तो भाई एक एक चीज कायदे से पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं, ताकि जब भी वो प्रैक्टिस करें, और उनको मैं खुद दूंगा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, ठीक है। जब भी वो प्रैक्टिस करें तो वो इतनी प्रैक्टिस कर लें कि कोई भी सवाल उनसे मिस ना हो, ऐसा करवाऊंगा मैं। यहां देखिए अगला सवाल, 17वां सवाल। हमारा 17वां सवाल है कि निम्नलिखित घातांकीय रूप जो दिया गया है इसको लघुगणक के रूप में लिखें। भाई क्या लिखा है, 13 का वर्ग बराबर 169। लघुगणक मतलब लॉग, पढ़े होंगे आप, जब पहले आपने मैथ पढ़ा होगा तब आप ये चीज पढ़े होंगे, लॉग, लॉग के फॉर्म में लिखना है। तो भाई मैं आपको एक मेथड बताऊं, आप हमेशा याद रखेंगे, मेथड बताता हूं कैसे लिखा जाता है। देखिए एक दिमाग में एक सिचुएशन बनाओ कि e की घात x बराबर a अगर लिखा है, क्या लिखा है, e की घात x बराबर a अगर लिखा है तो आप कैसे लिखेंगे इसको, log e यहां पे बेस में और a यहां सामने, e यहां छोटा सा नीचे सिफिक्स में और a यहां सामने, बराबर जो घात होती है वो आगे आ जाती है, log e a। ये दिमाग में डाल लो, ये बना लो, e की घात x बराबर a अगर लिखा है, इस रूप में लिखा है तो log e a बराबर x। अब आप देखिए इससे कंपेयर करो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, log 13 नीचे आ जाएगा और ये a है यहां पे तो a लिखते हैं यहां सामने, 169 इज इक्वल टू घात आगे आ जाएगी 2। ये बन गया इसका लघुगणक रूप। दूसरा है इसमें 10 की घात -3, यही तो है, ये लिखा है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो भैया सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको बस लॉग, देखो e की घात x यानी 10 की घात 3 जिसपे घात लगी है उसको नीचे ले आओ, ठीक, और जो बराबर में आया है उसको यहां लिख दो आके, ठीक। बराबर में क्या आएगा, घात कितनी है, -3, लो हो गया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, हो गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए इसका एक तरीका और है, इसको ऊपर ले जाओगे तो -3 भी लिख सकते हैं, वो सब छोड़ो, इतना भी आपका आंसर सही है, इतना भी आंसर सही है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्या देखेंगे भाई, आखिरी क्वेश्चन। यहां तक अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों,
बार बार एक ही बात करनी पड़ती है भाई, थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका इतना फर्ज है कि वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए दोस्तों के साथ। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण के 4 गुना है। पहले बना लो, देखो चित्र बनाने में बहुत मजा आता है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। हमने मान लिया ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, हमने मान लिया ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। चलिए छोड़िए, इतना कर लेते हैं। पहले समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। देखिए भाई, समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन आपको बता दूं कि इसमें जो दो भुजाएं समान होती हैं उनके द्वारा बनाए गए दोनों कोण भी समान होते हैं, ये कोण भी इक्वल होते हैं। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। हमने मान लिया असमान कोण, असमान कोण, असमान कोण हमने माना एक्स थीटा है। तो समान कोण क्या होगा? समान कोण क्या होगा? लो, समान कोण क्या होगा? 4 थीटा हो जाएगा। क्यों भाई? उसका 4 गुना है। क्या कह रही है लाइन कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो तीसरे कोण का 4 गुना कर दिया हमने, सिंपल। तीसरा कोण यही तो है असमान वाला, इसका 4 गुना कर दिया। अब देखो दोस्तों, आपसे कहा जा रहा है कि तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर हम जोड़ें तो 180 होना चाहिए, पता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो आपके दो कोण क्या क्या हैं? एक तो 4 थीटा समान कोण वाला, एक और 4 थीटा। भाई दो कोण है ना समान, तो 4 थीटा 4 थीटा प्लस 1 थीटा, ये मिला के होना चाहिए 180। अब आप कहो सर ये कंडीशन आपने कहां से बना दी? भाई मैंने ये कंडीशन कहीं से नहीं, समान असमान कोण थीटा है और समान कोण दिया गया है कि जो तीसरा कोण असमान है उसका 4 गुना है, तो एक ही समान कोण तो 4 गुना है। तो भाई अगर एक, जैसे क्या है इसमें समझो कि आपको बोल दिया कि ये थीटा है, हमने मान लिया ये क्या है थीटा, और ये कोण इसका 4 गुना है, तो ये 4 गुना, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। तो आपके तीनों कोण क्या हो गए? 4 थीटा और थीटा। तो यहां क्या निकला? 9 थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 180 बटे 9, 9 दूनी 18, थीटा बराबर 20 अंश। क्या निकला? थीटा बराबर 20 अंश। अब आप बता सकते हैं तीनों कोण, अतः तीनों कोण देखिए, एक थीटा है मतलब 20, दूसरा 4 थीटा मतलब 20 चौको 80, तीसरा भी 4 थीटा मतलब 80। क्या आंसर आई? 20 80 80। आप देख लो तीनों कोणों का योग 180 ही होगा, 80 20 100 और 80 180। ठीक, यहां तक आपको मैंने कंप्लीट करा दिया पूरा आपका पेपर। और भाई हमें टाइम देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कितना लगा है, जबकि मैं आपको समझा रहा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आई होप सो गाइज, आप भी समझे होंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।